नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। आज हम कवर करने वाले हैं ईवी रामासामी परियर के टॉपिक को और दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग स्टोरी के वे में सब कुछ समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत के सामाजिक ढांचे को बिल्कुल हिला दिया था, जिनका नाम था इरॉड वेंकट रामासामी। लेकिन दुनिया जो है उन्हें परियर के नाम से भी जानती है और तमिलनाडु में उन्हें प्यार से कहा जाता है थंतई परियर, मतलब रिस्पेक्टेड फादर। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना कि ऐसे उनको दुनिया परियर के नाम से जानती है, लेकिन तमिलनाडु में उन्हें थंतई परियर के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है रेस्पेक्टेड फादर। वो 17 सितंबर 1879 को बॉर्न होते हैं एरॉड, तमिलनाडु में। परियर का मिशन क्या था, हम लोग देखेंगे कि परियर का था मिशन क्या था। ठीक है, ओवरव्यू देखते हैं इसका। तो परियर जो थे एक सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब वो एक समाज सुधारक थे और वो एक रैशनलिस्ट भी थे। यानी उन्होंने अंधविश्वास और जो धार्मिक दिखावे होते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ये समझ आ गया हमें कि एक तो वो सोशल रिफॉर्मर थे, वो समाज को सुधारना चाहते थे, और दूसरा वो रैशनलिस्ट थे, मतलब वो जो अंधविश्वास जैसी चीज़ें होती हैं, धार्मिक दिखावे होते हैं हमारी सोसाइटी में, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो परियर के से जुड़ी हुई है। वो कहते थे कि अगर कोई सिस्टम, एनी सिस्टम जो तुम्हारी इज्जत छीन रहा है तो उसे तोड़ दो। उनका मिशंस क्या थे, हम मिशंस देखते हैं, उनके मिशंस क्या थे, वो क्या चाहते थे। तो वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो ब्राह्मणिकल सुप्रियोरिटी है वो उसके खिलाफ लड़ते थे। जेंडर इक्वालिटी को वो प्रमोट करना चाहते थे और वो चाहते थे कि लोगों की सोच बदले। तो उनके क्या मिशन थे, वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो हम आज भी देखते हैं हमारी सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम के लिए वो लड़ रहे थे कि इसे ख़त्म करो। वो जो ब्राह्मणिकल सुप्रियोरिटी है उसके खिलाफ लड़ रहे थे। जेंडर इक्वालिटी को वो तब से प्रमोट करते आ रहे हैं, तो वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे परियर की अर्ली लाइफ और इन्फ्लुएंस। तो जन्म तो परियर का अमीर घर में हुआ था, लेकिन सोच उनकी गरीबों के लिए थी। परियर का जन्म एक बालीजा नाइकर फैमिली में हुआ जो ट्रेडिंग कास्ट थी और ये बहुत काफ़ी अमीर थे। पर पैसा हर चीज़ नहीं होता ना, तो उन्होंने सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ाई की और फिर सीधा वो फैमिली बिजनेस में चले गए। अब एक बार परियर काशी गए। काशी जो एक भक्ति और धर्म का शहर माना जाता है, इंडिया का बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही अच्छी जगह है, पर वहाँ उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। जब परियर काशी जाते हैं तो उनके साथ वहाँ पे बहुत भेदभाव होता है। जो ब्राह्मण लोग होते हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता ब्राह्मण लोगों के द्वारा, क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे। परियर अब शॉक हो गए ये देखकर। उन्होंने सोचा कि ये कैसा धर्म है जो इंसान को छूने से अपमानित महसूस कराता है। बस वहीं से उनका ऑर्थोडॉक्स धर्म के खिलाफ सफ़र शुरू हुआ। अब परियर जो थे उनके मन में सवाल उग चुके थे ऑलरेडी, और जवाब उन्हें मिले सिद्धार्थ के स्पिरिचुअल थॉट से, बुद्धा के इक्वालिटी वाले मैसेज से और वेस्टर्न रैशनलिस्ट थिंकर से। उन्होंने ज्योतिबा फूले को पढ़ा, जिन्होंने कास्ट के खिलाफ लड़ाई करी थी। ज्योतिबा फूले ने कास्ट के खिलाफ लड़ाई करी थी उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले के साथ, जिसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और बुद्धा से उन्होंने कंपेशन और समानता सीखी, और जो एथियस्ट थिंकर से उन्होंने लॉजिकल थिंकिंग अपनाई। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि अब तक परियर जो थे एक सोचने वाले व्यक्ति बन चुके थे, राइट। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक्शन लेना पड़ेगा, बिना एक्शन लिए कुछ नहीं हो सकता। तो 1919 में परियर ने एंट्री ली
इंडियन नेशनल कांग्रेस की, मतलब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी 1919 में। उनका सोचना ये था कि देश की आज़ादी से पहले समाज की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन कुछ ही सालों में उनका भरोसा टूट गया। कांग्रेस में ज़्यादातर ब्राह्मण लीडरशिप थी। कांग्रेस जो थी उसके अंदर ज़्यादातर ब्राह्मण लीडरशिप थी और उनके एजेंडा में सोशल रिफॉर्म कहीं पे भी नहीं था। उनका कोई एजेंडा नहीं था कि वो सोशल रिफॉर्म करे। तो परियर ने ये कहा कि ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, समाज सुधार किसी को चाहिए ही नहीं। तो 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और 1925 में ही परियर ने शुरू करा एक बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन जिसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मतलब स्वाभिमान आंदोलन। उनका सीधा कहना ये था इसमें कि देश की आज़ादी बेकार है अगर समाज में जाति और असमानता जिंदा है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की कोर फिलॉसफी क्या थी? तो परियर ने इसमें कहा था कि हर इंसान, चाहे कोई भी इंसान हो, उसे इज्जत, समानता और स्वाभिमान के साथ जीने का हक है। उन्होंने जाति के खिलाफ खुला मोर्चा करा। स्पेशली उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो ब्राह्मण सुपरियॉरिटी थी उसके खिलाफ, वेदा और पुराण के जैसे ग्रंथों के खिलाफ। उनकी नज़र में ये जो थी वो जाति और अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे। उनके की एक्शंस क्या थे? तो परियर ने जो है इंटरकास्ट मैरिजेस करवाई। जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती है परियर ने करवाई बिना किसी ब्राह्मण प्रीस्ट के। उन्होंने एथिज्म मतलब नास्तिकता को प्रमोट किया। वो कहते थे कि खुद सोचो, किसी धर्म के नाम पर मत चलो। साइंटिफिक टेम्पर और एजुकेशन को उन्होंने हर एक इंसान का अधिकार बताया कि साइंटिफिक टेम्पर और जो एजुकेशन है वो हर इंसान का अधिकार है। उन्होंने मतलब सिर्फ बात नहीं करी, उन्होंने एक्शन की लिए उन्होंने लोगों को जगाया। चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ, अनटचेबिलिटीज़ के खिलाफ, डोरी सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को, दलित अपलिफ्टमेंट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, इसको अपना मिशन का पार्ट बनाया। वो कहते थे कि अगर तुम ही अपनी इज्जत नहीं करोगे तो सोसाइटी तुम्हारी कभी नहीं करेगा। परियर की फाइट अगेंस्ट कास्ट एंड ब्राह्मणिज्म अब हम देखेंगे। परियर ने कहा कि मैं किसी ऐसे धर्म को नहीं मानता जो मुझे छोटा दिखाए। परियर जो थे वर्ण सिस्टम, मनुस्मृति और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जो जाति है वो एक मानव बनाई गई गंदी सोच है और इसका तोड़ ज़रूरी है। परियर ने रामायण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को सिंबल ऑफ ऑपरेशन कहा। परियर ने कहा कि ये जो रामायण, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ है ये ऑपरेशन के सिंबल हैं। पब्लिक में उन्हें जो ग्रंथ थे परियर ने उन्हें बर्न भी किया एज अ प्रोटेस्ट। उनका मानना था कि इन ग्रंथों ने वुमेन को नीचा दिखाया है, शूद्रों को अपमानित किया है और ब्राह्मण को भगवान बनाया है। तो वो किसके अगेंस्ट थे? जितने भी ये ग्रंथ से, वर्ण सिस्टम, मनुस्मृति, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, रामायण जैसे ग्रंथ, मनुस्मृति जो थी वो उसको सिंबल ऑफ ऑपरेशन मानते थे और उन्होंने जो रामायण और मनुस्मृति को तो जलाया भी था एज अ प्रोटेस्ट। वो मानते थे कि ये जो ग्रंथ है ये वुमेन को नीचा दिखाते हैं, शूद्रों को उन्होंने अपमानित किया है इन ग्रंथों ने, और जो ब्राह्मण है उनको भगवान बनाया है। उन्होंने हर लेवल पे लोगों को एनकरेज भी किया। मतलब उन्होंने बोला कि तुम धार्मिक टेक्स्ट को क्वेश्चन करो। कोई अगर धार्मिक टेक्स्ट तुम देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसको क्वेश्चन करो। गॉड्स और रिचुअल्स जो होते हैं उनको ब्लाइंडली मत फॉलो करो। सुपरस्टिशंस को हटाओ, साइंस और लॉजिक को अपनाओ। और फिर उनका एक स्लोगन बन गया दैट नो गॉड
नो रिलीजन, नो गांधी एंड नो ब्राह्मण। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो था परियर की लाइफ का, पूरे लाइफ जर्नी का, वो था वैक्कम सत्याग्रह, जो 1924 से 1925 तक चला। अब सीन ये था कि केरला के वैक्कम में दलित्स को मंदिर के रास्ते चलने तक की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, तो परियर ने कहा कि मंदिर किसी एक जाति का नहीं होता है, सबका अधिकार होता है मंदिरों पे। और वो आंदोलन के नेतृत्व करने लग गए। उन्होंने नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज़ के राइट्स के लिए फाइट किया। एंट्री टू टेम्पल्स, इक्वल एक्सेस टू रिलीजियस स्पेसेस एंड ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स। भले ही नेशनल लीडर्स जैसे कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन परियर का फोकस बहुत क्लियर था कि ये लड़ाई द्रविडियन आइडेंटिटी और समानता की थी। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जैसे जैसे परियर का मूवमेंट बढ़ता जा रहा था, वैसे उनको एक बात समझ आ गई थी कि सिर्फ सामाजिक सुधार जो है वो काफ़ी नहीं है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी हमें चाहिए। और इसी सोच से जन्म हुआ 1944 द्रविड़ कज़गम का। परियर ने जो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को उन्होंने 1944 में द्रविड़ कज़गम में बदल दिया। ये कोई सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल वेपन था। किसके अगेंस्ट? हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट और नॉर्थ इंडियन कल्चरल डोमिनेशन के अगेंस्ट ये एक आइडियोलॉजिकल वेपन था। परियर ने सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं किया, उन्होंने उनका एक अल्टरनेट विजन भी था। अब उनका विजन क्या था? उनका विजन था, ही ड्रीम्ड ऑफ द्रविड़ नाडु। द्रविड़ नाडु मतलब एक अलग देश फॉर साउथ इंडियंस, जहाँ कोई जाति नहीं होगी, धर्म नहीं होगा या सांस्कृतिक डोमिनेशन नहीं होगा। उनका मानना था कि जो आर्यन कल्चर है और जो संस्कृतराइजेशन है, ये सिर्फ एक तरीका है साउथ को इन्फीरियर बनाने का। परियर के लिए जो तमिल थी वो एक सिर्फ लैंग्वेज नहीं थी, वो एक आइडेंटिटी थी। जो परियर थे उनके लिए तमिल एक लैंग्वेज ही नहीं थी, वो एक आइडेंटिटी थी। उन्होंने जो तमिल स्क्रिप्ट होती है और जो तमिल लिटरेचर होता है, तमिल साहित्य जो होता है, उसको प्रमोट किया। उन्होंने एंटी हिंदी एजिटेशन को भी लीड किया था। संस्कृत वर्ड्स को लैंग्वेज से निकालने की उन्होंने डिमांड की थी। तो अब देखो, जो परियर थे, जब बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो परियर उन रेयर रिफॉर्मर्स में से है जो 100 साल पहले भी फेमिनिज्म की बात करते थे। मतलब इमेजिन करो, परियर 100 साल पहले भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करते थे, फेमिनिज्म की बात करते थे, जो हम आज देख रहे हैं। और इनकी जो फेमिनिज्म थी, जो परियर की फेमिनिज्म थी, वो कोई सिर्फ थ्योरी में नहीं थी, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट भी किए थे। परियर ने एक बहुत ही बोल्डली एक चीज़ कही थी कि जो औरत है, धर्म के नाम पर, पति के नाम पर और समाज के नाम पर सदियों से दबाई जा रही है। उन्होंने रिलीजन और जो पेट्रियार्की होता है, दोनों को नारी विरोधी कहा। कि उन्होंने बोला कि दोनों ही चीज़, रिलीजन भी और ये जो पेट्रियार्की सिस्टम है, ये दोनों ही नारी विरोधी है। और उनका जो विजन था वो बहुत क्लियर था, अगेन, कि वो चाहते थे इक्वल एजुकेशन मिले वुमेन्स को भी, प्रॉपर्टी राइट्स हो उनको भी, और मैरिजेस की चॉइस हो। मतलब चाहे लव हो या इंटरकास्ट हो, औरत को अपना हक है चूज़ करने का। परियर सिर्फ बोलते नहीं थे, वो सिस्टम से टकरा जाते थे। मतलब परियर जो थे, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं, थ्योरेटिकल लिख रहे हैं, नहीं, वो सिस्टम से टकरा जाते थे। उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस को, डाउरी सिस्टम को, फोर्स्ड विडोहुड को, सबको बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया था। उन्होंने ना वुमेन को
बर्थ कंट्रोल, सेल्फ डिपेंडेंस, फ्रीडम फ्रॉम फैमिली ऑपरेशन की चीज़ को भी प्रमोट किया। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि उनकी लेगेसी और आज के समय में जो उनकी उस टाइम पे सोच थी वो आज के समय में कितनी रेलेवेंट है। परियर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा था CN अन्नादुराई को और उन्होंने DMK बनाई। M करुणानिधि ने उसे बहुत मजबूत किया DMK को। जब अन्नादुराई ने CM अन्नादुराई जी ने DMK बनाई तो M करुणानिधि ने उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और आज तक तमिलनाडु के पॉलिटिक्स लार्जली द्रविडियन आइडियोलॉजी पे ही बेस करता है। आज तमिलनाडु में जो OBC रिजर्वेशन है, सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ है और जो इक्वालिटी बेस्ड गवर्नेंस है, ये सब परियर की लेगेसी का ही नतीजा है। और अगर अब हम रेलेवेंस देखें तो एक बार सोचिए, रैशनलिज्म, इक्वालिटी, फेडरलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आज भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का फाउंडेशन है। और सिर्फ तमिलनाडु ही क्यों, आज भी देश भर में जब कास्ट पे सवाल उठता है, जब लैंग्वेज आइडेंटिटी पे डिस्कशन होता है, ये सब रैशनल थिंकिंग की बात होती है, लोग परियर को याद करते हैं। तो ये था उनका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसके अंदर हमने उनकी लाइफ, उनके पॉलिटिक्स में एंट्री, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, द्रविड़ कज़गम, टेम्पल के अगेंस्ट जो फाइट थी वो, वुमेंस के ऊपर क्या व्यूज़ थे, हमने उनका एक ओवरव्यू लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसके अंदर हम उनकी सोशल और रिलीजियस थॉट्स को डिटेल्ड में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।